नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आपकी यूपीपी की तैयारी बेहतर चल रही होगी और इसी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हम उपस्थित हैं आपके लिए पॉलिटी का सेशन लेके। पॉलिटी में कुल मिला के 10 वीडियो आएंगे और सारे वीडियो जो है यूपीपी और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपीएसआई और यूपीपी के आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको एक जगह समाहित किया गया है, उसको चैप्टर वाइज किया गया है और आपके लिए वो लाया गया है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चैप्टर पहला है उद्देशिका, ठीक है। इसमें देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी। तो आपको एकदम याद कर लेना है, इस पर तनिक भी विचार नहीं करना है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे, ठीक। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया है। मतलब हमारा जो मूल संविधान है किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है। देखिए, उस समय का जो संविधान था वो हस्तलिखित था, हाथ से लिखा गया था। तो वो हमारे थे, याद कर लीजिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका नाम याद कर लीजिएगा। इनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी थी और इनको चुना गया था अपने संविधान को लिखने के लिए। इन्होंने अपने हाथ से उसको लिखा था और बहुत ही अच्छे सुलेखक थे, ठीक। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। मतलब जो घटना सबसे पहले घटी थी उसको पहले लिखना है और जो सबसे बाद में घटना घटी है उसको लिखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं घटनाएं कौन कौन सी हैं। घटनाएं हैं उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ और चौथी घटना है जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, ठीक। तो पहले इन घटनाओं का हम लिख लेते हैं कि ये घटनाएं कब कब हुई हैं, तभी हम उसको अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा हम देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। मतलब राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई, ये याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो यही राष्ट्रध्वज उस दिन फहराया गया था, ठीक है। तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। इसको जो अपनाया गया था वह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950, ठीक है। ये हो गया। अब जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में हम 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। कब अपनाए थे? 24 जनवरी 1950 को, 1950 को, ठीक है। तो इसको हम समय के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। चारों का समय हमको मालूम हो गया और ये चारों का समय आपको याद भी करना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 22 जनवरी 1947 वाला आ रहा है, तो ए सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि सबसे पहले ए कहाँ कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में ए है, ठीक, और ऑप्शन नंबर डी में ए है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सी घटना आएगी। तो दूसरे नंबर पे घटना जो आएगी 22 जुलाई 1947 वाली घटना आएगी, राष्ट्रध्वज अंगीकृत किया गया था। तो इस ऑप्शन नंबर बी आएगा ए के बाद। तो इसमें देखते हैं डी आया है और इसमें देखते हैं बी आया है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1950 को। मैच कर लेते हैं। उसके बाद सी आना चाहिए, बिल्कुल सी आ रहा है यहाँ पे, देखिए। उसके बाद लास्ट में 24 जनवरी 1950 को जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो ऑप्शन ये डी आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा और सही क्रम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ठीक है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई थी जिसे अब कहा जाता है
देखिए जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यह भी कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक हुई कहाँ थी, तो वह हुई थी संसद के केंद्रीय कक्ष में। इसको वर्तमान में संसद का केंद्रीय कक्ष जाना जाता है और यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। ठीक है, तो वर्तमान में उसको क्या जाना जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक, बढ़ते हैं आगे। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है, यूपीएसआई का प्रश्न है। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिलाया? देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, नीति निदेशक सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम। देखिए ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यह तो 1947 में आया था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था, संविधान सभा द्वारा भी ये चीज़ नहीं कही गई थी। निदेशक सिद्धांत तो अलग है, इसका इससे इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। बस जरा हमारा भारत सरकार अधिनियम, लेकिन भारत सरकार अधिनियम जो है यह थोड़ा सा प्रश्न अधूरा लग रहा है। ये 1919 वाला जो है भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसमें क्या किया गया था कि द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी इसमें जोड़ा गया था। तो उसमें क्या होता था, गवर्नर जनरल जो केंद्र में होते थे और प्रदेशों के जो गवर्नर होते थे उनको मिला के यह द्विसदनात्मक व्यवस्था बनती थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला जो है ये हमारा प्रश्न के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। आइए बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए पूछ रहा है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, यूपीएसआई का यह प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसके द्वारा हम देखते हैं तो हमारा जो अंतिम सत्र जो था यह था 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। इसी दिन हम संविधान को अंगीकृत किए थे और फिर लास्ट में जाके 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही नहीं है? देखिए कह रहा है कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही नहीं, सही है, यह पूछ रहा है सही है। यहाँ बहुत गड़बड़ी होता है, सही नहीं है और सही है इसमें, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये भारत का संविधान। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। बिल्कुल ये गलत है, संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, उसके पास पावर नहीं रहता है कि वो संविधान को निरस्त कर सके। यदि वह संविधान का अतिक्रमण करती है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है जो उसको कंट्रोल करेगा। ठीक। तीसरा कह रहा है कि यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। बिल्कुल गलत है, भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। संवैधानिक सर्वोच्चता है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसके हिसाब से हमारा केवल ये नंबर सही हो रहा है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है केवल ए सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। और यहाँ पे संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, संविधान को बिल्कुल निरस्त नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष बने? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो बने थे वो थे हमारे गणेश शंकर मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर, कभी कभी इनको GV मावलंकर भी लिख देता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही नाम है। गणेश वासुदेव मावलंकर लिखे या GV मावलंकर लिखे, आप मावलंकर याद रखिएगा। ये हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इनको भी जान लीजिए। वर्तमान में हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह है ओम बिड़ला। इनको भी आप जानते रहिएगा, कभी कभार पूछ देता है ओम बिड़ला। ठीक है, तो पहला और अंतिम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हो जाएगा हमारा गणेश वासुदेव मावलंकर और
अंतिम मतलब वर्तमान में जो चल रहा है वो हो जाएंगे ओम बिरला। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? देखिए, भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें विदेशों से ली गई हैं, कुछ अन्य देशों से ली गई हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि रूस से हमने संविधान का कौन सा भाग लिया है। देखिए क्या कह रहा है, पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नाम बदल दिया है, मौलिक दायित्व कर दिया है। मौलिक दायित्व को मौलिक कर्तव्य भी हम लोग कहते हैं, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे मौलिक दायित्व कर दिया है। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि हमने रूस से क्या क्या लिया है। देखिए, रूस से हमने पंचवर्षीय योजना लिया, जब सरकार बनी तो पंचवर्षीय योजना हम वहीं से लेके आए और पंचवर्षीय योजना 2014 तक सक्सेसफुली रन करती रही। फिर बाद में योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ठीक है, तो ये योजना हम कहाँ से लिए थे? रूस से लिए थे। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम रूस से नहीं लिए, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हम लिए हैं कहाँ से? यूएसए से लिए हैं। ठीक है, अमेरिका से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद मौलिक दायित्व या मौलिक कर्तव्य, ये भी हम रूस से लिए हैं। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको हम बाद में जोड़े हैं। कब जोड़े हैं? बाद में जोड़े हैं संविधान संशोधन के द्वारा। तो दो चीज़ हमको यहाँ से मिल गई, पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व, मतलब पी और आर दोनों जो हैं ये हम रूस से लिए हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, पी और आर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार हम कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं। ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार यूएसए से लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो हमारा मौलिक दायित्व या मौलिक कर्तव्य है ये हमारे अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 51 का जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो आप 11 बताएंगे, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब उस समय केवल 10 थे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, इस अंतर को समझिएगा। कहीं 10 लिखा रहेगा, कहीं 11 लिखा रहेगा, लेकिन कैसे लिखा रहेगा इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा गया। देखिए, जो मूल हस्तलिखित संविधान था जिसको प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने लिखा था, उसको सजाने के लिए उसके किनारे किनारे डिजाइन बनाई गई थी, कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई थी, पेंटिंग बनाई गई थी। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि कहाँ के कलाकारों ने इसको निखारा और सजाया था? तो वो निखारा था वो शांति निकेतन के कलाकारों ने, शांति निकेतन के कलाकारों ने जो निखारा था। और उस समय जो यहाँ के प्रिंसिपल थे या प्रधानाचार्य कह लेंगे वो थे नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। इन्हीं की देख रेख में ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। नंदलाल बोस के देख रेख में शांति निकेतन के कलाकार थे, उन्होंने भारतीय संविधान के किनारे किनारे को सजाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय के बारे में है। ये अनुच्छेद पूछ रहा है। तो गठन की यदि हम बात करें तो गठन का जो है नए राज्यों का गठन है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं में या उनके में नए राज्य का गठन करना होता है, वो अनुच्छेद 3 के तहत हम करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में हमारी नागरिकता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में जो है अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 12 से हमारा मूल अधिकार स्टार्ट होता है। ठीक है, मूल अधिकार स्टार्ट होता है। और अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है, नागरिकता से संबंधित है, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता यदि आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसके लिए आपको कोई आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 ये कहता है। अनुच्छेद 22 मूल अधिकार है हमारा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। हालांकि यह प्रश्न थोड़ा सा पुराना है, 2017 का है। इस समय ये स्थिति बदल चुकी है। देखिए, अगर विधानसभा की बात किया जाए तो वर्तमान में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं हमारे पास, कुल संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं। ठीक है, कुल संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हुए। अभी उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि विधानसभा किस किस संघ राज्य क्षेत्र में है। तो विधानसभा किस संघ राज्य क्षेत्र में है तो आप जान लीजिए, पहला पौंडीचेरी हो गया या पुदुचेरी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा हो गया दिल्ली।
दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ केंद्र शासित प्रदेश इनको कहा जाता है या संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। इन दोनों में विधानसभा है, ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा है। अगर वर्तमान की बात किया जाए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र हैं। अब ये 8 कैसे हुए, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन आगे चल के फिर 9 हुए। 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया, ठीक है, उसमें एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख हो गया, ठीक। तो 7 2 9 हो गए। और बाद में क्या किया गया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया। दमन दीव और प्लस क्या कर दिया गया, दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया। इनको मिला के 1 कर दिया गया। तो जब 2 मिलके 1 हो जाएंगे तो संख्या 1 कम हो जाएगी। तो जो हमारे 9 थे वो कितने हो गए, वो 8 हो गए। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ देता है और जल्दीबाजी में आसान प्रश्न आते हुए आपसे गलत हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पुदुचेरी, ठीक। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए वर्तमान संविधान की बात कर रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो जो मूल संविधान था उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। देखिए लेकिन प्रश्न में मूल संविधान नहीं कहा है। यदि मूल संविधान की बात करेगा तो कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी? 8 अनुसूचियां। लेकिन कह रहा है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कुल अनुसूचियां 12 हैं। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? देखिए 6ठी अनुसूची की बात कर रहा है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में विशेष उनके जो प्रशासन है उसके प्रावधान के लिए बात किया गया है। जो 6ठी अनुसूची में, ये कई बार पूछा गया है और 4 राज्यों को आपको याद करना होता है। 3 राज्य इसमें से दिया हुआ है, 1 राज्य को निकालना है, क्योंकि ये उल्लेखित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होता है हम आपको बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है असम में मित्र। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ तक कि पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो असम में मित्र का मतलब क्या हो जाएगा? पहला जो राज्य हो जाएगा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत वो हो जाएगा असम, ठीक है। मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। क्लियर है? मे से मेघालय, मी से मिजोरम, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और मित्र से त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इससे हम खोज लेते हैं कि कौन शामिल नहीं है। देखिए असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय नहीं है, मेघालय की जगह नागालैंड है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि उल्लेखित नहीं है। उल्लेखित नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? नागालैंड सही आंसर हो जाएगा। इन 4 राज्यों को आप याद रखिएगा, 6ठी अनुसूची में इनके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न कह रहा है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। देखिए अनुसूची के बारे में पूछ रहा है कि सीटों का आवंटन के लिए किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 4थी अनुसूची? तो हम 6ठी अनुसूची के बारे में पीछे हम देख चुके हैं कि इसमें 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं उनके प्रशासन के लिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 6ठी अनुसूची के बारे में जान रहे हैं। 8वीं अनुसूची भी आप जान रहे हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो 8वीं भी नहीं होगा, बच जा रहा है हमारा 5वां और चौथा। तो इनमें से हमारा चौथा होगा, क्योंकि चौथा में जो है सीटों के आवंटन के बारे में चर्चा की गई है। क्या की गया है? सीटों के आवंटन के बारे में। 5वीं में अनुसूचित जो राज्य हैं या जनजातीय राज्य हैं, अनुसूचित जनजातीय राज्य हैं, उनके प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये 5वीं अनुसूची में उल्लेखित है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी अनुसूचियां आपको याद होंगी। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम में मित्र, 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में जनजातीय राज्यों के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और 4थी अनुसूची में सीटों के आवंटन के बारे में चर्चा की गई है। तो यह 4 अनुसूची आप याद रखिएगा। आइए आते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? देखिए संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी।
देखिए वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। इसमें जो है बोडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, ये 4 भाषाएं दिया गया है। तो पूछ रहा है कि संविधान की रचना के समय कौन सी भाषा उस समय थी। ठीक है, तो देखिए उस समय जो भाषा थी हम देख लेते हैं बाद में, पहले कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें जो जोड़ा गया, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, कौन कौन सी भाषा देख लीजिए। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इनको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 2 संविधान संशोधन, एक 21वां संविधान संशोधन और एक 92वां संविधान संशोधन। कौन? सॉरी, यहाँ पे होगा 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2003। तो इतनी सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बोडो तो हट जाएगी, सिंधी हट जाएगी, कोंकणी, कश्मीरी मतलब ये डोगरी भाषा होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी कोंकणी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है। देखिए इसमें पूछ रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी सूची है वो संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो आप पहली अनुसूची पढ़िएगा, इसी में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, संघ होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला अनुसूची में, यह भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं ये पहली अनुसूची में दर्ज हैं। ठीक, दूसरी अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। यदि तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ठीक, चौथी अनुसूची के बारे में आपको बता ही दिया गया है कि इसमें सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। ये चारों अनुसूचियाँ आपको क्लियर होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। वही पीछे वाले प्रश्न में जो हम डिस्कस किए हैं किस अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य और उसके संघों के बारे में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें से कुल कितने अनुच्छेद थे? जब पहली बार संविधान को अपनाया गया उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। भाग की यदि बात किया जाए, भाग की, तो 22 भाग थे। ठीक है, अनुसूची की बात किया जाए तो 8 अनुसूचियाँ थी। ये मूल संविधान की बात हो रही है, जब संविधान बना था तब की बात हो रही है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई है? प्रश्न कह रहा है किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। प्रश्न का कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान में जो भी हस्त निर्मित चित्र बनाया गया है वो किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको इसको डिस्कस किया था कि वो थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो थे शांति निकेतन के प्राचार्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के ये प्राचार्य थे। इन्हीं के छात्रों द्वारा वह सारी कलाकृतियाँ बनाई गई। ठीक, तो प्रश्न के हिसाब से हमारा नंदलाल बोस सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है 2018 में, आगे पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इनके बारे में आप जानते ही हैं, हमारे जनगण मन के रचयिता और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। पहला भारत का जनगण मन और दूसरा आमार सुनार बांग्लादेश का। ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर इन्हीं के भाई थे और बहुत बड़े चित्रकार थे। अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर कुल 7 भाई बहन थे। आइए बढ़ते हैं आगे। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। एक क्या कह रहा है, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। सीबीआई को वो कह सकती है किसी भी केस के बारे में संविधान कह सकता है कि आप जाइए इसकी जांच करिए। दूसरा है, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई, ये पीछे वाला ही प्रश्न है, रिपीट हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? देखिए, संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे समझते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वह हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो राजभाषा है। सरकारी कार्यकाज हिंदी में किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय भाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, यदि राजभाषा की बात किया जाए तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 343 में, भाग 17 में राजभाषा आयोग का गठन है, जिसमें लिखा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, तो उत्तर प्रदेश में हमारी दो राजभाषाएं हैं, एक नहीं दो राजभाषाएं हैं। पहली है हिंदी और दूसरी है उर्दू। उर्दू को हम लोगों ने 1989 में अपनाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपीपी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। को भारत राजतंत्र समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसमें कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो देखिए, जब भारत कब आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इस दिन जो है हमारा संविधान नहीं बना था, तो हम पुराने वाले जो ब्रिटिश संविधान था उसके हिसाब से चल रहे थे। लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया और हम गणतंत्र हो गए, उसी दिन से हम ब्रिटिश राज से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। तो हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर लिया। और लेकिन जो राष्ट्रमंडल था उसकी सदस्यता हमने जारी रखी। उसको कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में कहा जाता है। थोड़ा सा कॉमनवेल्थ के बारे में भी जान लीजिए आप। कॉमनवेल्थ वो होते हैं या राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। वो मिलके अपना एक संघ बनाया है जिसको कॉमनवेल्थ देश या राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। ठीक, और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, आप ध्यान दिए होंगे कि एक होते हैं राजदूत, एक होते हैं उच्चायुक्त। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। राजदूत और उच्चायुक्त मतलब एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको एम्बेसडर कहा जाता है और इसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो जो कॉमनवेल्थ देश के मेंबर होते हैं वहाँ पे राजदूत की जगह हाई कमिश्नर मतलब उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। और जो भी कॉमनवेल्थ के देश नहीं होते हैं वहाँ पे राजदूत या एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। नाम में यही अंतर है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के राजदूत की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे पाकिस्तान के उच्चायुक्त, क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है। यदि ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के उच्चायुक्त, एम्बेसडर नहीं कहेंगे, राजदूत नहीं कहेंगे, उसे उच्चायुक्त कहेंगे। तो कॉमनवेल्थ के जितने मेंबर होते हैं उनमें ये थोड़ी सी अंतर होता है नॉर्मल चीज़ों से। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। मतलब किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई? भारत सरकार अधिनियम, निदेशक तत्व, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा। तो जो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था आ गई थी। पीछे वाले प्रश्न में हमने इसको डिस्कस भी किया है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। आइए बढ़ते हैं आगे। को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। मतलब किस डेट को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अंगीकृत हुआ? तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक अंगीकृत हुआ वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। मतलब भाषाओं की यदि बात हो तो हमेशा आप आंख बंद करके 8वीं अनुसूची लगाइएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर? आइए,
भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान से ली गई है। ऑप्शन देखिए, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए थोड़ा सा प्रश्न अच्छा है, यूपीपी में पूछा भी गया है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो यह जो प्रभावित है यह जापान से प्रभावित है, क्योंकि जापान से हमने क्या लिया है, संविधान बनाने की प्रक्रिया, संविधान बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, यह हमने जापान से लिया है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ध्यान से समझिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से आपातकाल लिया है, आपातकाल। ये संविधान के स्रोत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, एक तो मूल अधिकार लिए हैं, मूल अधिकार लिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 देशों से 4 चीज़ें हमने लिया है और अपने संविधान में समाहित किया है। ठीक, तो प्रश्न के हिसाब से जो प्रक्रिया है संविधान बनाने की या कानून बनाने की प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। जब संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारी समितियां बनी थी, 7 से लेकर 9 तक समितियां बनी थी और सबके अलग अलग अध्यक्ष थे। तो वही पूछ रहा है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसमें देख लेते हैं वल्लभ भाई पटेल जो थे यह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। किसके समिति थे? समिति के अध्यक्ष थे प्रांतीय समिति के, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, जेबी की प्लानिंग की बात किया जाए तो यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यदि बात किया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो यह संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, सभी लोग जानते हैं। प्यार से इनको बाबू राजेंद्र प्रसाद भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को के द्वारा हाथ से लिखा गया है। पीछे प्रश्न में हमने डिस्कस किया है या यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। तो दस्तावेज को, मूल दस्तावेज को हाथ से किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। एकदम याद कर लीजिए इस नाम को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ था वही प्रश्न पूछ रहा है। कृषि, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा। तो जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था इसमें पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया अलग से प्रावधान किया गया था। मतलब 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च किया जाएगा अलग से। तो इसमें इस शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया था, इसके रूप में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि 1813 में क्या किया गया था। तो शिक्षा के लिए 1 लाख अलग से प्रावधान किया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति है तो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग 2 प्रकार के आयोग हैं और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। 338 के अनुसार भारत में एक 5 सदस्यीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, अनुसूचित जाति आयोग होगा। ठीक है, और आगे चल के अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में यदि बात किया जाए तो इसी में 338 में को जोड़ दिया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया 338 को। इसमें 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत एक अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया। तो यदि अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? 338 को। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसका गठन किया गया। इसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 338 अनुच्छेद में उल्लेखित है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। किस देशीय रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। बहुत बदमाशी किए थे ये लोग। बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारतीय राज्य में विलय किया गया था। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? देखिए गणतंत्रता दिवस जब मनाया जाता है तभी गणतंत्र के रूप में हमारा जन्म हुआ था। मतलब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे।
भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो देखिए यह हमारी उद्देशिका का लिखा गया है। कब? तो मित, यदि उद्देशिका आपको याद है, भारत संविधान की प्रस्तावना याद है तो इस प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। और प्रस्तावना आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि उसके एक एक शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, एकदम याद होना चाहिए। देखिए मुझे याद है तो उसके हिसाब से देखते हैं। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी कहाँ है? शुक्ल सप्तमी 2 है। शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक बार और याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये याद होना चाहिए। इस दिन को हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? एकदम से आसान प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में वंशानुगत शासन नहीं, भारत राज्यों का संघ है। देखिए भारत जो गणतंत्र है इसका तात्पर्य यह है कि जनता द्वारा चुना गया शासन, ठीक है, जनता द्वारा जिसको भी चुना जाता है वही शासन करता है भारत में, लेकिन वह जो है वंशानुगत नहीं होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जनता जिसको चुनेगी उसी को राजा बनाया जाएगा। तो गणतंत्र का मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ है, सेम वही प्रश्न रिपीट हो गया है। आइए अगला, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचना किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, सब लोग आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन का रचना किसने किया था? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखे हैं, पहला जन गण मन भारत का और दूसरा आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का। बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो इन्होंने वंदे मातरम लिखा है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको इन्होंने लिखा है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए अध्यक्ष की बात किया जाए तो सिंपल से अगर प्रश्न पूछे कि अध्यक्ष कौन है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताएंगे। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात आता है, अस्थायी अध्यक्ष, तो आप किसका नाम लेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा का। बाद में जो अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाता है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, यदि अस्थायी की बात किया जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का पूछ रहा है, संकेत बिंदु है। ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मक, उद्देश्यों और विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। देखिए यदि एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था यदि आप चाहते हैं तो आपके उद्देश्य और विचार मेल खाने चाहिए, मतलब उद्देश्य और विचारों में समानता होनी चाहिए, तभी एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना बनेगी और समाज आगे बढ़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? आइए आगे देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य यह है, पीछे वाला प्रश्न है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए कुल कितने भाग हैं। अगर मूल संविधान की बात किया जाए, यदि मूल संविधान की बात किया जाए तो टोटल हमारे पास 22 भाग थे। ठीक है, मूल संविधान की बात किया जाए तो हमारे पास कुल कितने? 22 भाग थे। तो सही आंसर क्या है? 22 है। यदि वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। भारतीय संविधान में 25 भाग हो गए हैं। ठीक, मूल संविधान में 22 भाग। अगला प्रश्न है, भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि भारत के धर्म की बात किया जाए कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसी प्रकार से भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो भी संकल्पना चल रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, संविधान के हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक, यदि पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। ठीक है, बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय धर्म होता है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये थे हमारे
आज के इस सेशन के प्रश्न जो उद्देशिका से संबंधित है, संविधान के भाग 1 से संबंधित है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और सारे प्रश्न यूपीपी और यूपीएसआई में पूछे गए हैं। यूपी पीआरबी बोर्ड द्वारा प्रश्न ये पूछा गया है, तो आगे आने वाले यूपीपी की परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कोई भी परीक्षा आप देने जाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो आपके एकदम जबान पर होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग जो है इस सीरीज़ को लेके आए हैं और इसको आगे लेके चलेंगे और पूरा संविधान खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।